इब्राहिम। आज मैं आपको सुनाऊंगी खालिद बिन वलीद की स्टोरी। आपको पता है खालिद बिन वलीद एक बहुत ब्रेव सोल्जर थे। जी यस। और आपको पता है वो इतने ब्रेव कैसे बने थे? वैसे जब वो छोटे होते थे ना, यानी कि 4-5 इयर्स के थे, आपको पता है उनके पास कोई टॉयज नहीं थे। क्या यस। क्या करते थे वो रियल स्वॉर्ड से खेलते थे। ओ चोट नहीं लगती थी उन्हें? नहीं, प्रैक्टिस की हुई थी ना उन्होंने। और वो ना, उनके पास कोई स्कूटी वगैरह नहीं होती थी। वो क्या करते थे? घोड़ों पे, असली घोड़ों पे राइड करते थे। बेबी घोड़ों पे? नहीं नहीं, असली घोड़ों पे। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना हर वक्त वॉर गेम्स खेलते रहते थे। इसलिए वो बहुत स्मार्ट और बहुत ब्रेव बड़े होके बने। और उन्होंने बड़े होके मुसलमानों के लिए इतने इलाके फतह किए। वाह मामा, जब मैं बड़े होऊंगा तो मैं खालिद बिन वलीद की तरह ना मैं सारे जो कॉन्कर हुए जो मुस्लिम लैंड्स है ना उनको फतह करूंगा। क्या? ना बेटा, आप एक ही तो मेरे बेटे हो। आपने ये काम नहीं करना। ये मैं आपको कहानियां इसलिए थोड़ी सुना रही हूँ कि आप इन जैसे काम करो। आपको अगर कुफार ने पकड़ लिया तो फिर मैं क्या करूँगी? हाँ, आपने ये काम नहीं करने। मैं तो ये आपको कहानियां सिर्फ एंजॉय करने के लिए सुना रही हूँ। यस। और तालियां बजाने के लिए। बेड टाइम, स्टोरी टाइम। किसके बारे में है? आज मैं आपको बताऊंगी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम आपको पता है 17 इयर्स के थे जब वो एक बहुत बड़े सोल्जर थे। सोल्जर 17 इयर्स के? 17 इयर्स के। यहाँ पे तो 17 इयर्स की एज में बच्चे मैट्रिक कर रहे होते हैं ना। मैट्रिक या एफएससी वो तो स्कूल में होते हैं। ये स्कूल में होते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम 17 इयर्स की एज में एक इतने बड़े सोल्जर थे कि ऐसा हुआ ना कि इंडिया में एक मुसलमान लड़की जो है वो किडनैप हो गई थी। जी, और किडनैप हो गई। मुसलमान का इलाका है अभी। तब वो मुसलमानों का इलाका नहीं था, तब वहाँ पे सारे हिंदू रहते थे। जी, तो वहाँ पे ना एक मुसलमान लड़की ना किडनैप हो गई थी। फिर उसने एक लेटर लिखा था और उसने खलीफा से कहा था कि प्लीज मुझे ना कोई फ्री कराए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मुझे किडनैप कर लिया है। जी, इन्होंने जाके जो है ना, आपको पता है जब यहाँ पे इनका लेटर आया था ना, उस वक्त जो है ना जो मुस्लिम्स की आर्मी थी ना वो अफ्रीका में बिजी थी ना, और स्पेन जा रही थी। जी, तो इस वजह से कोई आर्मी नहीं थी। तो मोहम्मद बिन कासिम इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने क्या किया, वो सिटीजन्स के पास गए और सिटीजन्स के पास जाके उन्होंने कहा वी आर ऑल मुस्लिम सोल्जर्स। और उन्होंने एक आर्मी इकट्ठी की 12,000 सिटीजन्स की। सिर्फ सिटीजन्स? जी, ये सारे लोग हैं? जी सिटीजन्स थे। और वो सब सोल्जर बन गए क्योंकि सारे जो मुस्लिम्स थे वो बचपन से जो है ना उनको आर्मी की ट्रेनिंग होती थी। खालिद बिन वलीद की तरह? खालिद बिन वलीद तो खैर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते थे, लेकिन सारे मुस्लिम जो होते हैं ना असल में सोल्जर होते हैं। जी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो इंडिया गए, उन्होंने इस मुसलमान लड़की को फ्री कराया और फिर वो सारा इलाका भी फतह कर दिया था। वाओ, 17 इयर्स की। वाओ, जब मैं पढ़ूंगा ना मैं भी मोहम्मद बिन कासिम की तरह पढ़ूंगा और मैं ना कश्मीर की फतह करूंगा। है क्या? हाँ बेटा, आपने ये वाले काम नहीं करने हैं। आप मेरे सबसे बड़े बेटे हो, इतने प्यारे हो मुझे। आपको अगर इंडिया वालों ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी? आपने ये काम नहीं करने। आपने जो है, ये कहानियां तो मैं आपको सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए सुना रही हूँ और तालियां बजाने के लिए। बेड टाइम, स्टोरी टाइम। आज तो मेरा लकी डे है। आज मैं आपको सुनाऊंगी तारिक बिन जियाद की स्टोरी। तारिक बिन जियाद, आपको पता है मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम को रिक्वेस्ट आई थी कि इंडिया में एक लड़की किडनैप हुई है और उसको फ्री कराना है, तो जो खलीफा थे ना उन्होंने कहा था ओ नो, क्या करें हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो तो इस वक्त अफ्रीका में बिजी है और एक जो लास्ट आर्मी का यूनिट बचा था वो स्पेन जा रहा था। आपको पता है? आर्मी है? यस,
ये वो आर्मी थी। सारा कनेक्टेड है। यस, इट्स ऑल कनेक्टेड। तारिक बिन ज़ियाद उस वक्त स्पेन आर्मी लेके जा रहे थे इस वजह से कि स्पेन में एक लड़की थी जिसके साथ वहाँ का जो बादशाह था ना, उसने उस लड़की को किडनैप किया था, बुरा काम किया था। यस, और आपको पता है इंडिया में जो लड़की थी वो तो मुस्लिम थी ना, जो स्पेन में लड़की थी वो नॉन मुस्लिम थी, क्रिश्चियन थी। फिर उसे क्यों बचाने गए? इसलिए कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम की हेल्प नहीं करते हैं, सबकी हेल्प करती है। वाह, इतने अच्छे। यस, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों से बात नहीं करते, अल्लाह ताला कहते हैं ओ मैनकाइंड, सब इंसानों से अल्लाह ताला बात करते हैं। यस यस, तो फिर क्या हुआ कि तारिक बिन ज़ियाद गए स्पेन और उन्होंने पता है क्या किया, जब वो वहाँ पे स्पेन में लैंड किए और उन्होंने मुड़ के देखा, उनकी जो शिप्स की फ्लीट थी ना, उन्होंने उस सारी फ्लीट को बर्न कर दिया, जला दिया। यस, बिकॉज उन्होंने कहा या हम जीतेंगे या हम मरेंगे। सब मोटिवेट हुए होंगे ना सब। यस, और फिर उन्होंने, क्योंकि स्पेन ऐसा इलाका था जहाँ वो कभी भी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जगह को फतह कर दिया। यस तो पता भी नहीं था किधर है, फिर भी फतह कर लिया। यस, वाह, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं तारिक बिन ज़ियाद की तरह बनूंगा और मैं ना आज़म सदीयों को रिहा करवाऊंगा। क्या? हाँ बेटा, आपने ये काम नहीं करने, आप तो मेरे सबसे छोटे बेटे हो और इतने प्यारे हो। आपको अगर अमरीकियों ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी? मैं आपको ये कहानियाँ इसलिए नहीं सुना रही कि आप भी ऐसे काम करो, हम तो बस एंजॉयमेंट के लिए सुना रहे हैं, ये कहानियाँ सुन रहे हैं और तालियां बजाने के लिए। बेड टाइम, स्टोरी टाइम। फूड स्टोरी, ये कौन है? ओह, मिसेस सलाहुद्दीन अय्यूबी। हाँ, जिनके बारे में वो इमरान खान क्यों ड्रामा सीरीज नहीं बना रहे? उसके अलावा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी, हाँ, सबने अर्थरुल को बहुत पसंद किया ना, तो अर्थरुल के बाद अब इमरान खान ने सोचा है कि टर्की के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाइफ की स्टोरी सुनाएंगे। जी, अच्छा, अब क्या हुआ, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे ना, हुआ ये था कि जो फ़लस्तीन था ना, जहाँ पे मस्जिद अल अक्सा है, वो पहले ज़ाहिर है अहले किताब के पास थी, क्योंकि वही उस वक्त के मुस्लिम्स थे ना। अच्छा, अब क्या हुआ, ज्यूज है वो तो आपके मुस्लिम थे। हाँ, ज्यूज तब के मुस्लिम थे, फिर अगर ईसा आए उन्होंने उनको नहीं माना तो वो ज्यूज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिश्चियंस थे, वो उस वक्त के मुसलमान थे, फिर उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना तो वो क्रिश्चियन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब जब मुस्लिम्स आए ना, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़लस्तीन को फतह कर दिया। यस, मतलब खालिद बिन वलीद ने किया था और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने जगह को विजिट किया था। और आपने ने क्या किया? हुआ यूँ ना कि फ़लस्तीन मुसलमानों ने फतह कर लिया, लेकिन बहुत सालों बाद ना उसमें फिर से जो है ना क्रिश्चियन और ज्यूज ने कब्जा कर लिया और वो मुसलमानों के हाथ से चला गया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए और वो 4-5 इयर्स के थे, तो उनकी मामा उनको स्टोरी सुनाई, जैसे आप और मैं स्टोरी सुनाती है ना, इसी स्टोरी टेलिंग, इसी तरह उनकी मामा भी उनको स्टोरी सुनाती थी और वो कहती थी कि फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा जो है वो हमारी होती थी, लेकिन अब वो क्रिश्चियन और जूस के पास चली गई है। तो जो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी थे ना, छोटे से थे और बहुत सैड होते थे और कहते थे ओहो, मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों के पास नहीं रही। फिर उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा मैं बड़ा होऊंगा और मैं जो है फ़लस्तीन को और मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराऊंगा। ये उन्होंने डिसाइड किया था। सिर्फ 4-5 इयर्स के थे? जी, उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बड़ा होके मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराऊंगा। यस, मुझे बड़ा होगा ना, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह ना फतह करूंगा फ़लस्तीन को। क्या? मैं कर डालूंगा फिर सो जाएगा। ना बेटा, आपने ये काम नहीं करना, आप तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। आपको अगर इजराइलियों ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी? मैं आपको ये कहानियाँ इसलिए थोड़ी सुना रही हूँ कि आप भी ऐसे कोई काम करो। आपने ये काम नहीं करना, हमने तो ये कहानियाँ पढ़ के सिर्फ एंजॉय करना है और तालियां बजानी है।
ओके, स्वीट ड्रीम्स। और ये इनके बारे में नहीं सोचना। अस्सलाम वालेकुम। So the truth of the matter is that this is what we are doing with our children and this generation of Muslims. आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मोहम्मद बिन कासिम की कहानी ना सुनी हो, जिसने सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी ना सुनी हो, जिसने तारिक बिन ज़ियाद की कहानी ना सुनी हो, जिसने खालिद बिन वलीद की कहानी ना सुनी हो। हम सब ने सुनी हुई है और हम सब अपने बच्चों को ये कहानी बहुत शौक और ज़ौक़ से सुनाते हैं। बेड टाइम स्टोरीज़ के तौर पे सुनाते हैं। इनकी कार्टून मूवीज़ बनी हुई हैं, एनिमेटेड मूवीज़ बनी हुई हैं, वो दिखाते हैं। स्कूल्स में करिकुलम में कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। किस लिए पढ़ाई जाती हैं? दैट्स द क्वेश्चन। आज आप निकल के देख लें, पाकिस्तान में आप किसी बंदे से जाकर बात करें, कश्मीर के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में, सब बहुत जज्बाती होते हैं। लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल बात की जाए, जब कोई ऐसी बात की जाए कि अमली तौर पे हम क्या कर सकते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, तो आप यकीन करें कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम इंडिया के टमाटर और इंडिया के केले तक छोड़ने को राज़ी नहीं है। क्या होता है जब आप किसी मुल्क के प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं तो उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। जब उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है तो उस इकॉनमी से उनका एक बजट बनता है। उस बजट में उनका वॉर बजट भी होता है। कितनी लाखों की आर्मी जो है वहाँ पे तैनात हुई हुई है कश्मीर में, उसका बजट कहाँ से बन रहा है? वो सारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो कि हम ख़रीदते हैं हमारे पैसों से बन रहा है। फिर आप देखिए फ़लस्तीन की बात, जब पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ हुई है, उस पर लोगों ने कितना जज्बा दिखाया है। लोगों ने उस पर कितना उनको हीरो और कितने खुश, मतलब कितना उनको ऑनर दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी दिया है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था उस टाइम पे पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन हुई थी। इस बात की सेलिब्रेशन हुई थी कि पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर पावर बन गया है, तो ये पूरे मुस्लिम दुनिया को, सारी मुस्लिम कॉजेज़ को और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन देगा। और मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था मस्जिद अक्सा के बाहर, जिसमें वहाँ के लोगों ने बाकायदा पाकिस्तान आर्मी को कॉल किया था कि हम हमारी मदद के लिए आओ। और हमने क्या किया? हम इधर उधर देख रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं। चले इस मामले को भी छोड़ देते हैं कि कश्मीर तो इंटरनेशनल बाउंड्री या चले डिस्प्यूटेड बाउंड्री के बाहर है, और जो फ़लस्तीन है वो जो है एक कुछ दूर है, कुछ पार है। आफिया सिद्दीकी का क्या इशू है? आफिया सिद्दीकी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके बारे में बात नहीं करते हैं कि ये एक सेंसिटिव इशू है, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, ये एक डेंजरस इशू है। अभी आप देख रहे हैं अजान हो रही है और मैं बात कर रही हूँ, फ़ौरन ज़हन में क्या ख्याल आता है? अजान का तकद्दुस है, खामोश हो जाना चाहिए। तो क्या आफिया सिद्दीकी का कोई तकद्दुस नहीं है? एक मुसलमान औरत का कोई तकद्दुस नहीं है कि वो कुफार के हाथों में है, कुफार की जेल में है, और यहाँ से एक कॉल भी नहीं जाती कि आफिया सिद्दीकी को हम वापस लाना चाहते हैं? बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। हम जब से आफिया सिद्दीकी अफवाह हुई है 18 साल हो गए हैं, जब उनका कोई बंदा हमारे हाथ होता है, उनका कोई मुजरिम हमारे हाथ होता है। रेमंड डेविस हमारे हाथ में था, क्या हमने आफिया सिद्दीकी को एक्सचेंज किया? नहीं, उसके बारे में तो बात ही नहीं होती, हमारे होंठ से ले हुए हैं। तो बात ये है कि इन कहानियों को पढ़ाने का और याद करने का क्या फ़ायदा, जबकि अमली तौर पर हम ज़ीरो हैं, हमारा ईमान ज़ीरो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो आप उसको अपनी जोरे का बाजू से करेक्ट करने की कोशिश करो।
अगर इस्तेताअत नहीं रखते तो कम से कम जुबान से बात करो, और अगर इस चीज़ की भी इस्तेताअत नहीं रखते तो कम से कम उसको दिल में बुरा जानो। तो आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आफिया सिद्दीकी की कैद को दिल में बुरा जानते हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल इशू है और वाकई कोई ऐसी बात है, यानी कि उसका कैद जो है, उसकी जो कैद है वो हक पे है, तो फिर तो आपका ईमान ही खतरे में है। जुबान से बात नहीं करते, क्या हम लोगों को ये खबर पहुंची कि इमरान खान ने आफिया सिद्दीकी का मुतालबा किया है? क्या हमें ये खबर पहुंची? नहीं पहुंची ना, इसका मतलब हमने जुबान से भी बात नहीं की है, तो एक्शन तो दूर की बात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हम आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। हमारा आपसे सवाल है कि आपने पूरी कौम को अर्तुरुल देखने पे लगा दिया। बहुत अच्छा किया, इससे लोगों का ईमान बहुत बुलंद हुआ है, हमें अपनी हिस्ट्री से बहुत लगाव पैदा हुआ है। लेकिन क्या फ़ायदा अर्तुरुल दिखाने का? क्या फ़ायदा जब आप अपने दौरे हुकूमत में, जब आपके पास ताकत है, आप आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं ला सकते। जब आप आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं ला सकते, जो कि सिर्फ आपकी एक एग्जीक्यूटिव कॉल की मुंतज़िर है, तो फिर आप कश्मीर के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।